तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ओके, अब ये क्या है कैसा है चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी पार्टिकल जो कि ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। काहे का? डिस्प्लेसमेंट का। कुछ इस तरह से आप लिखते हैं x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना। अक्सर ये पूछा जाता है ये क्या चीज़ है ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो इस ओमेगा टी प्लस अल्फा को हम एक नाम देते हैं फेस एंगल, है ना। इसके बाद हमको वही डिफाइन करना है कि फेस एंगल क्या चीज़ है करके। फेस एंगल ये क्या है? ये बड़ी जादुई चीज़ है। इसकी वैल्यू देखकर आप पता लगा सकते हैं कि वो पार्टिकल जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है वो असल में अभी कहाँ पर है, इसकी वैल्यू देखकर, और वो अब आगे कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझसे किसी ने कहा कि ओमेगा टी प्लस अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो बीचों बीच है और अब राइट साइड में जाने वाला है। अगर किसी ने कहा 180 डिग्री है तो मैं बोलूँगा फिर से कि वो अभी भी बीचों बीच है मगर अब लेफ्ट साइड में जाने वाला है। अगर किसी ने मुझसे कहा कि अब उसकी वैल्यू 90 डिग्री है तो कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब सबसे आखिरी वाली पोजीशन, यानी राइट एक्सट्रीम। अगर किसी ने कहा 270 तो लेफ्ट एक्सट्रीम। अगर किसी ने कहा 30 डिग्री तो मैं कहूँगा देखो मीन पोजीशन और राइट एक्सट्रीम पोजीशन के कहीं तो भी बीच में है वो, और अब राइट में जाने वाला है। अब ये एंगल को देखकर हमें किस तरह से पता चल जाता है कि भैया कि ये कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है और उसकी पोजीशन क्या है। तो अब हम वो उसी कंसेप्ट को यहाँ समझने वाले हैं। बोले कैसे? इसमें अक्सर एक और तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा आपको, नीट में तो बस उसका नॉलेज चाहिए आपको। तो बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है प्रूव दैट द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन SHM। साबित करो कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका एक प्रोजेक्शन यानी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हैं आप एक्स एक्सिस पे, तो वो SHM परफॉर्म करेगा। बोले क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, समझते हैं। यहां पर एक सर्कुलर मोशन है और ये एक लीनियर पाथ है। चलो इस लीनियर पाथ को नाम दे देता हूं मैं x एंड x डैश। ओके, ये आपका मीन पोजीशन। मान लो एक पार्टिकल यहां है और दूसरा पार्टिकल कुछ इस तरह से यहां है, ठीक है। ये पार्टिकल है m और ये पार्टिकल है p, है कि? ये जो पार्टिकल है एकदम शुरू में स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन इन दोनों पार्टिकल की तो मैं 0 0 करके दे देता हूं। मैं समझ में आ रहा ना? अब ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये बहुत जिगरी दोस्त है आपस में। बोले कैसे? ये हमेशा एक दूसरे के सामने रहेंगे और हमेशा सामने रहेंगे तो एक दूसरे सीधी लाइन से जुड़े रहेंगे, ऐसे टेढ़ी लाइन कभी नहीं होंगी ये, ठीक है। मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, मोशन स्टार्ट हुआ क्या? नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मोशन स्टार्ट होना बाकी है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये लाइन को यहाँ से इसको जोड़ दे रहा हूँ, है कि नहीं। और मैं देखता हूँ कि देखो इस सीधी लाइन के साथ इसका क्या एंगल बन रहा है, तो मैं बोलूँगा इस सीधी लाइन के साथ इसका एंगल क्या बन रहा है? अल्फा, है ना। इस अल्फा को हम लोग कहते हैं इनिशियल फेस एंगल। इनिशियल फेस एंगल कहा जाता है अल्फा को। अब मान लो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहां से हट के यहां आ गया, ये पॉइंट P वाला पार्टिकल यहां पर आ गया। तो मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद P पार्टिकल यहां आ गया, इसकी पोजीशन आ गई ये, है ना। जैसे कि मैंने कहा था M और P दोनों कैसे जिगरी दोस्त है, साथ में रहेंगे, तो एग्जैक्ट इसके सर के ऊपर M रहेगा, M1, है ना। मैं आपसे पूछूंगा यहां से लेकर यहां तक आने के लिए भैया P पार्टिकल को टाइम कितना लग गया? बोले T टाइम लग गया, है कि नहीं। और जब ये P पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? तो बोले ओमेगा पकड़ के चल लो,
है कि कोई भी चीज़ गोल घूमती है तो गोल घूमने की रफ्तार को क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, तो मैं कहूँगा देखो मान लो जब p पार्टिकल t टाइम में यहाँ से यहाँ आया तो उस दौरान इसने जो एंगल ट्रेस किया वो कितना है बेटा? थीटा। ये समझ में आया क्या? यहाँ से यहाँ आया तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा। मगर आपको जानते होंगे बट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। बोले कैसे? अरे भैया एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई भी वेलोसिटी बोले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना, हाँ या ना? तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर एंगुलर टाइम क्यों नहीं? बेटा टाइम ना लीनियर होता ना एंगुलर होता, टाइम सबके लिए सेम होता। तो भैया ठीक है, हमको ये समझ में आ गया कि भैया यहाँ से यहाँ आया टाइम t में और उसने एंगल कितना कवर किया? थीटा। तो जाहिर बात है कि ये एंगुलर डिस्प्ले थीटा को मैं ओमेगा इंटू टी लिख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। ओके, फिर आगे। अब ऐसा है जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो ये पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ से या डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना हो गया होगा? तो मैं बोलूँगा मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? x। ठीक है, अब मुझे एक बात बता, ये पार्टिकल P1 यहाँ P पार्टिकल अगर यहाँ पर आ गया तो M पार्टिकल कहाँ जाएगा? M पार्टिकल तो हमेशा उसके साथ साथ ही रहता है, हमेशा उसके ऊपर बना रहता है। तो देखो ये ऐसा 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 आएगा और फिर बाद में जब ये भी इधर ही आ गया तो ये भी इधर ही आ जाएगा, तो M पार्टिकल भी इधर ही आ जाएगा। तो बोले हाँ M पार्टिकल भी इसी जगह पे आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे मान के चलो कि भैया P पार्टिकल यहाँ पर है ना, इस पोजीशन पे। मैं आपसे पूछूंगा M पार्टिकल कहाँ है? तो आप कहेंगे सर M पार्टिकल यहाँ पर आएगा, है कि? फिर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, मान लो P पार्टिकल यहाँ है, M पार्टिकल कहाँ आएगा? तो उसके नीचे सर ये इधर आएगा। अच्छा P पार्टिकल यहाँ आ चुका है, मतलब M पार्टिकल कहाँ है? तो बोले यहाँ पर आ जाएगा। मैं बोलूँगा P पार्टिकल यहाँ आ चुका है ना, M पार्टिकल कहाँ आ जाएगा? साथ में आ जाएगा। फिर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, मान के चलो P पार्टिकल यहाँ आ चुका है, 7th पोजीशन इसकी, तो M पार्टिकल कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। मान के चलो P पार्टिकल यहाँ आ गया आखिरी में, मान लो घूम फिर गए, तो भाई M पार्टिकल कहाँ आ जाएगा? उसके ऊपर आ जाएगा, एग्जैक्ट इधर, है कि? तो देखो अब ऐसा है जहाँ जहाँ ये P पार्टिकल जा रहा है वहाँ वहाँ उसके साथ साथ उसके जैसा जैसा M पार्टिकल जा रहा है कि नहीं? अब हम लोग उसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसे दो बिगड़ेल दोस्त हैं कि एक अगर है ना कोई कहीं गलत जगह जा रहा है तो दूसरा भी उसके साथ साथ वहाँ पहुँच जाएगा, है कि नहीं? तो अब उसमें ऐसा है कि एक की पोजीशन की मदद से हम दूसरी की पोजीशन का पता लगा सकते हैं, है ना? अब आपके कोई दो दोस्त होंगे जो भाई इतने जिगरी होंगे, एक दूसरे का साथ ही नहीं छोड़ते वो, है कि नहीं? क्या है अनस, वो कुछ भी हुआ था अनस, है ना? अनस वो आ गया बेचारा, अनस हर चीज़ में बेचारा है, वो इतनी मासूम सूरत बना के देखता हूँ, मेरा क्या। तो अब ऐसा है कि भाई अगर मान लो दो दोस्त है भाई हमेशा साथ में जाए, है ना? मान लो वो दोनों दोस्त का नाम है अल्फ़ा एक का और दूसरे का नाम है बीटा, है ना? मुझे पता लगाना है बीटा कहाँ पर है। बीटा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा, मैं किससे पूछूंगा? अल्फ़ा। सिर्फ अल्फ़ा से ये पूछूँ तू कहाँ है बे, है ना? बोले पिक्चर देखने गया मैं, तो बीटा भी कहाँ होगा? पिक्चर देखने गया होगा, है कि नहीं? तो इस तरह से आप अल्फ़ा की पोजीशन से पता लगा सकते हैं बीटा की पोजीशन। तो वही सही एंगल मैं एम पी का देखूंगा, सॉरी एम हाँ नहीं पी पार्टिकल, सॉरी एंगल मैं देखूंगा पी पार्टिकल का और उससे अंदाज़ा लगाऊंगा एम पार्टिकल का। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ एंगल पी पार्टिकल का कहाँ है? 0 डिग्री है ना? एंगल पी पार्टिकल का 0 डिग्री, मतलब पी पार्टिकल यहाँ है कि? तो एम पार्टिकल कहाँ होगा? एग्जैक्ट उसके ऊपर मीन पोजीशन पे। अब ये आगे ऐसा जाने वाला है तो एम पार्टिकल आगे सरकेगा। मैं बोलूँगा पी पार्टिकल का एंगल मान लो 30 डिग्री है, मान लो ये एंगल 30 डिग्री का है, ये है ना अल्फा जो बताया हुआ 30 डिग्री का है, तो मैं बोलूँगा एम पार्टिकल कहाँ है? बोले यहाँ पर है। मान लो पी पार्टिकल का एंगल 60 डिग्री है, एम पार्टिकल कहाँ है? यहाँ पर है। मान लो पी पार्टिकल का एंगल 90 डिग्री हो गया, अब 90 हो गया ना, एम पार्टिकल कहाँ आएगा? एक्सट्रीम पोजीशन। मान लो पी पार्टिकल ने एंगल 120 डिग्री का बनाया, यहाँ से नीचे तक है, नीचे से बनाते, तो एम पार्टिकल कहाँ होगा? बोले उसके नीचे। मगर अब कहाँ जा रहा हूँगा? लेफ्ट में, क्योंकि ये ऐसा जब पी पार्टिकल जाएगा तो एम पार्टिकल ऐसा जाएगा ना। मान लो पी पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, इसने एंगल कितना बनाया? 180 डिग्री। एम पार्टिकल एग्जैक्ट उसके नीचे, यानी कि मीन पोजीशन पे, यानी आ तो गया मीन पोजीशन, मगर अब कहाँ जाने वाला है? लेफ्ट।
जब एंगल 0 डिग्री था तब भी वो मीन पोजीशन पे था, है कि नहीं? मगर वो राइट में जाने वाला था। जब एंगल 180 डिग्री हुआ तब भी वो मीन पोजीशन पे है, मगर अब लेफ्ट में जाने वाला है। तो अपने को ये भी पता चल गया कहाँ है और ये भी पता चल गया कहाँ जाने वाला है। तो अपन ने इनडायरेक्टली उसका क्या कर लिया, भविष्यवाणी देख ली उसकी अपन ने। अब यहाँ से इधर चला गया वो, है कि मान लो एंगल कुछ 300 डिग्री के 200 नहीं 180 है ना, ये मान लो 200 डिग्री के आसपास कुछ एंगल है। मालूम एंगल एम पार्टिकल का है तो बोले यहाँ है और लेफ्ट में जा रहा है। मान लो एंगल 270 डिग्री है पी पार्टिकल का, तो कहाँ है वो, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर मैं बोलूँ 300 डिग्री है तो कहाँ है वो, लेफ्ट एक्सट्रीम और मीन के कहीं तो भी बीच में है, और अब वो कहाँ जाने वाला है, राइट में। तो तुमको देख नहीं आ रहा कि मैं पी पार्टिकल की मदद से किसकी पोजीशन पता कर रहा, एम पार्टिकल। पी पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा, सर्कुलर मोशन, और एम पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा, आपका लीनियर एसएचएम, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव हो रहा। समझ में आ रहा क्या? तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ये जब भी हम ये एंगल्स देखते हैं, फेस एंगल जिसे कहा जाता है ना, ओमेगा टी प्लस अल्फा, इससे हमें ये पता चलता है कि भैया ये कहाँ है। सर ओमेगा टी प्लस अल्फा कैसे? अरे ये देखो ना, अगर पी पार्टिकल यहाँ है, मैं बोलूँगा इसका एंगल नीचे से कितना होगा, आप कहेंगे सर थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, है ना। अगर मान लो शुरुआत में यहाँ था ना, वो स्टार्टिंग में यही था ना, है ना, और मैं बोलूँगा स्टार्टिंग में यही था वो, और मोशन स्टार्ट हुआ था क्या, नहीं, उस वक्त उसने मीन पोजीशन के साथ क्या एंगल बनाया था, अल्फा, है कि नहीं। तो मैं इसीलिए इसका नाम दिया इनिशियल फेस एंगल, मतलब मोशन शुरू होने से पहले ही उसका एंगल इतना इतना बना लिया था उसने। फिर मोशन की शुरुआत हो गई, कितना टाइम बीत गया, टाइम टी, पी पार्टिकल यहाँ आ गया, एम पार्टिकल सरक के यहाँ पर आ गया, उसने अब कितना मीन पोजीशन के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा प्लस अल्फा। थीटा को क्या लिख सकते, ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना। तो मुझे बताओ ओमेगा टी प्लस अल्फा यानी ये एंगल क्या बता रहा है, इसकी पोजीशन बता रहा है एम पार्टिकल की, साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि वो अब कहाँ जाने वाला है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं फेस एंगल एक ऐसी जादुई चीज़ है जो हमें ये बताती है कि अभी फ़िलहाल हमारे पार्टिकल का पोजीशन कहाँ है और वो कहाँ जाने वाला है। अब हमको ठीक है, ये तो हमको लॉजिकली समझ में आई। एग्जामिनर को हम कैसे समझाएंगे कि भैया ये जो एम पार्टिकल है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि इधर जा रहा फिर उधर जा रहा फिर इधर जा रहा तो उधर जा रहा, उसको मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए। तो हम कैसे करेंगे साबित, तो देखो बहुत ईजी है यहाँ पे। अब देखो ये एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फा, ये एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फा। आपको नहीं लगता अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से ये भी एंगल थीटा प्लस अल्फा होगा? अरे भाई देखो ना, ये ऐसा बना हुआ है ना, ये ऐसा थीटा प्लस अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। अल्टरनेट एंगल थ्योरम पढ़े होंगे ना अपने 9वीं 10वीं, कब आता पता नहीं। तो भैया ठीक है, ये थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, एक काम कर, इसका साइन थीटा ले ले, साइन ले ले, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब ये बोलना नहीं कैसे आया ओमेगा टी, थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सर ये कैपिटल ए कहाँ से आया, मैं बोलूँगा देख हाइपोटेनियस बोले तो क्या ये है ना, हाइपोटेनियस है ना। अच्छा ये क्या है, ये सर्कल का रेडियस है कि नहीं। मैं बोलूँगा ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। अरे हाँ या ना बोलो, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है ना, इक्वल होगा ना। तो आप जो हाइपोटेनियस जिसको बोल रहे हैं ये इस वैल्यू के बराबर होगा। और तुमको क्या लगता है ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई किस चीज़ के बराबर होगी, एम्पलीट्यूड के बराबर। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जो चीज़ ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर तक जा सकती है। एम पार्टिकल मीन पोजीशन से ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता, उसके आगे जा सकता क्या, नहीं। तो इस रास्ते की लंबाई कितनी होगी, एम्पलीट्यूड के बराबर। तो इसे मैं क्या नाम दूंगा, एम्पलीट्यूड। तो बोले ये आपका कैपिटल ए है, अगर ये कैपिटल ए है तो इसको भी कैपिटल ए बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये भी, मगर हमको सिर्फ इसका काम है। तो बोले भैया ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल, ये एम्पलीट्यूड है तो इसको भी एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। तो इसीलिए x अपॉन ए। तो फिर मैंने यहाँ लिखा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू a, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू a साइन
ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आया। अब इसका डेरिवेटिव लो। चलो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के साथ उसको डिफरेंशिएट करो तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो मैं इसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। dx अपॉन डी टी, ए को करा मैंने बाहर और क्यों बाहर किया मैंने, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब इसका डेरिवेटिव लूँगा। अब ऐसा है dx अपॉन डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भैया ये तो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। फिर अंदर के मटेरियल का फिर से डेरिवेटिव होता है। कुछ याद आया, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स कितना होता है, ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। कुछ याद आया आपको, है ना। अब यहाँ x की जगह t है, a की जगह ओमेगा है, b की जगह अल्फा है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसे फिर से डिफरेंशिएट करूँगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। टाइम के साथ मैं उसे फिर से डिफरेंशिएट करूँगा। तो बोले अब क्या आएगा, तो भाई देखो भाई डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ए इंटू ओमेगा बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है। आप सिर्फ कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना। अब डी वी बाई डी टी क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये समझ में आया ना, कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा क्या बन गया, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। और ओमेगा फिर से बाहर आएगा। नहीं समझा, कई लोगों को नहीं समझा सर, क्योंकि डेरिवेटिव में वो नहीं थे उस वक्त। देखो भाई कैसा होता है, सिर्फ साइन एक्स रहा और उसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो कॉस एक्स होता है। साइन ऑफ ए एक्स रहा, उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या होता है, कॉस ऑफ ए एक्स होता है मल्टीप्लाई बाय ये अंदर का जो भी मटेरियल है उसका फिर से डेरिवेटिव होता है। मल्टीप्लाई बाय अंदर का जो भी मटेरियल है उसका फिर से डेरिवेटिव होता है। और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए, तो ए आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा a cos ऑफ ए एक्स, है ना। इसी तरह से साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर रहा, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। फिर आप क्या करते हैं, इसका अंदर वाले मटेरियल का फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, है ना। और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, a, तो आप लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। दिस इज इट, a मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारा तरीका होता है। हमने वही किया, साइन का ओमेगा डेरिवेटिव लिए तो cos ओमेगा टी प्लस अल्फा बना, ओमेगा बाहर। cos ओमेगा टी प्लस का अल्फा का डेरिवेटिव लिए तो माइनस साइन ओमेगा टी अल्फा होता, फिर से ओमेगा बाहर। ओमेगा पहले ही एक बैठा हुआ था, एक और ओमेगा बाहर आया तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, जिनका डेरिवेटिव नहीं हुआ था, है ना, आप वो चैनल पे जो है डेरिवेटिव को पूरा लेक्चर मौजूद है, उसको देखो कम से कम उसको देखो, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। खुद से करो थोड़ा बहुत उठा पटक। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये एक्सेलरेशन आया मेरा, है ना। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा बेटा, मैं इसमें से माइनस ओमेगा स्क्वायर को अलग लिखूंगा। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग लिखा मैंने, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा को मैंने अलग लिखा, ये ब्रैकेट में अलग से इसको लिख डाला।
फिर मैं बोलूँगा देख भाई ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये कहीं देखे जैसा लग रहा, बोले क्या वो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, उसको बोलते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 मैं लिख सकता हूँ a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले भी देखे थे तुमने, कब देखे थे? जब उस पार्टिकल के लिए जो SHM परफॉर्म करता है। तो भैया इसका मतलब ये साबित हुआ कि ये जो m पार्टिकल है, क्योंकि ये किस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है? m पार्टिकल का। और क्योंकि ये एक्सेलरेशन m पार्टिकल का है तो मतलब वो क्या परफॉर्म कर रहा है? SHM परफॉर्म कर रहा है। अब देखो बात कैसी है, एक इंपॉर्टेंट बात सुनो। नीट में या जेई में एक ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कुछ इक्वेशंस दी रहेगी और आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई करो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं क्या, एक्स की वाई की ऐसी कुछ तो भी इक्वेशन होगी और आपसे क्या पूछा जाएगा? आइडेंटिफाई करो कि ये SHM परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आपका जो x का जो इक्वेशन रहेगा उसको 2 बार डेरिवेटिव लेना है। 2 बार डेरिवेटिव लेकर कुछ इस तरह से आप पहुंचेंगे। फिर आपको पहचानना है क्या वहाँ पर ऐसी कोई इक्वेशन बनती है क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स करके कोई इक्वेशन बन रही है क्या, और अगर हाँ बन रही है तो वो पार्टिकल आपका SHM परफॉर्म कर रहा है। ये मैं प्रैक्टिस में आपको करवाऊँगा, कल ही कराऊँगा इंशाल्लाह, मगर अभी सिर्फ बताने के लिए। लिख लो ये। असल में बोर्ड एग्जाम में के लिए आपको सिर्फ ये 2 पोजीशन बताना है। ये बाकी के जो मैंने डायग्राम बनाया ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए था कि m पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा लॉजिकली, है ना। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ये 2 पोजीशन बताना है, ये बाकी सब नहीं बताना है आपको। दम क्यों आ रहा? सारे रेगुलेटर्स 3 पे करो तो एक मिनट, पंखे के 3 पे कर दो सबको। ठंडा नहीं कर रहा क्योंकि देखते थोड़ी देर। बता सन इसमें फुल पे पंखा नहीं चालू रखते इस पे, जब भी वो रहता है तो 17 पे है तो चलो हुआ। स्केल कहाँ गए वे? अमजद, हो गया? बढ़ा दो, एक काम करो स्पीड।
इनको कुछ चालू हो गया, सर्दी लग रही, स्वेटर पहन गया। हो गया लिखना? हाँ चलो इधर, अरे बस इधर ध्यान दो। अब इधर ध्यान दो। अब अपना है, हमको कुछ यहां पर टर्मिनोलॉजीज के बारे में सीखना है, जैसे कि फेस ऑफ एसएचएम। फेस ऑफ एसएचएम, फेस ऑफ एसएचएम या जिसको अपन फेस एंगल कहते हैं, वो क्या चीज है? तो अ क्वांटिटी which completely indicates the position, a quantity which completely indicates the position and direction of a particle performing linear SHM is called as फेस ऑफ एसएचएम। उसे हम लोग कहते हैं फेस ऑफ एसएचएम। एक ऐसी क्वांटिटी जो पूरी तरह से बताती है पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज कॉल्ड एज फेस ऑफ एसएचएम। जैसे कि आपका अगर कोई इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, तो ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा इस वैल्यू को आप कहते हैं फेस ऑफ एसएचएम। फेस या फेस एंगल कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, इपोक और इनिशियल फेस ऑफ एसएचएम। इपोक या फिर जिसे इनिशियल फेस ऑफ एसएचएम कहा जाता है वो the phase of SHM at time t equals to 0 is called as initial phase। रोज का नाटक हो गया तो फेस एंगल, दरवाजा खोल इस is called as initial phase angle। तो वो the phase of SHM at time t equals to 0 is called as initial phase angle। तो हम लोग कहेंगे since ओमेगा t प्लस अल्फा ये क्या है आपका फेस एंगल है। ये क्या है बेटा? फेस एंगल है। तो मैं बोलूंगा एट t equals to 0, जब t की वैल्यू 0 हो रही है तो एट t इक्वल्स टू 0 आपका सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? अल्फा रह जाएगा। स्केल, वो प्लास्टिक की स्केल कहाँ है मेरी? दे दो मुझको। दरवाजा ऑन कर लो, खींच लो। तो अल्फा को हम लोग क्या कहेंगे? इपोक ऑफ एसएचएम। इपोक ऑफ एसएचएम या जिसको हम लोग कहेंगे इनिशियल फेस एंगल। ठीक है, लिख लो।
क्या हो गया साले, हो गया लिखना। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, पीरियड ऑफ एसएचएम। पीरियड ऑफ एसएचएम। अब पीरियड ऑफ एसएचएम क्या है, देखो, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू परफॉर्म वन ऑसिलेशन is called as period of SHM। कि एक कोई तो भी पार्टिकल है, एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए वो कितना टाइम लेता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ SHM। पीरियड ऑफ कोई भी चीज़ की पीरियड का जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, T = 2π/ω होता है जनरल फॉर्मूला। पीरियड, टाइम पीरियड एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, इस तरह से रिलेटेड होता है। अब आप जैसे कि जानते हो एक्सेलरेशन = ω²x होता है इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में बता रहा हूँ बेटा मैं, इन मैग्नीट्यूड। तो ω² को क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, a/x, आया ना, a/x। a/x क्या होता है, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर ω = √ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब मैं कहूंगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो फिर क्या बन जाएगा, देखो T = 2π अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है √ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, 2π अपॉन एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद हमारा जो आता है अगला टर्मिनोलॉजी, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, द नंबर ऑफ पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई भी अमल आया गया, हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई भी एक एक्शन 1 सेकंड में कितनी बार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। दरवाजा ऑन कर दो पूरी, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ कौन सा एक्शन हो रहा है, ऑसिलेशन का, कोई चीज़ आगे पीछे जा रही है, तो हम लोग कहेंगे कि कोई चीज़ 1 सेकंड में कितनी बार आगे पीछे इस तरह से जाती है, उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, है ना। तो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम is called as frequency of SHM. The number of oscillations per unit time is called as frequency of SHM. आया समझ में? The number of oscillation per unit time is called as frequency of SHM. और frequency जो है reciprocal of time होता है, इसी कारण से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 1/2π √ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, है ना। अरे भाई सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम्हारे पास पहले से है कि नहीं है, 2π अपॉन √ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इसका उल्टा करते हैं, 2π का क्या हो जाएगा, 1/2π, है ना, √ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। देख लो, वो लेके आ जाओ पर्दा।
हुआ। नेक्स्ट, ये वाले फॉर्मूले याद रखना टाइम पीरियड के, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट काम में आएंगे आगे। अब देखो भाई, कुछ हमको ग्राफिकल एनालिसिस करना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। ये वाले ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। कई बार इस पे क्वेश्चंस बने हैं। पहले तो इस चैप्टर का वेटेज कम है, बस घुमा फिरा के एक क्वेश्चन आता इस पूरे चैप्टर में से, और ये जो बता रहा हूँ मैं चीज़ें इस पे से ही आता है। ये ग्राफ में कई 2-3 बार आ चुका है वो। Graphical analysis of displacement, velocity and acceleration as a function of time, as a function of time। पिछले बार आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ देखा था, अगर याद होगा। एक्सेलरेशन का अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद नेगेटिव स्लोप, वेलोसिटी का एलिप्स वाला, मगर वहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन था, है ना, उसमें एक्स के फॉर्म में था, मगर यहाँ पर टाइम के फंक्शन में निकालना है, ये याद रखना। फिर इसमें पहली कैटेगरी आती है व्हेन ऑसिलेशन starts from mean position, ये पहली कैटेगरी। when oscillation starts from mean position, जब ऑसिलेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 डिग्री होती है ना। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? x = a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, मगर जब मीन पोजीशन से स्टार्ट हो तो अल्फा क्या होगा? 0। तो x क्या हो जाएगा? a sin ओमेगा t। x = क्या हो जाएगा? a sin ओमेगा t। अब इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका डेरिवेटिव ले लो। तो डेरिवेटिव लेने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डेरिवेटिव लेने पर ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा v = a इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t। एट दिस पीरियड ऑफ टाइम मैं इस वक्त समझता हूँ कि तुमको डेरिवेटिव तुमको अच्छे से आता है, तो इसीलिए थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, और आ जाना चाहिए, बहुत टाइम हो चुका है उसको। और फिर उसके बाद एक और बार डिफरेंशिएट करो, तो अगेन डिफरेंशिएट। तो अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा, और वो हो जाएगा ऐसा -a ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा t, है ना। तो पहले तो इक्वेशन इस तरह से थी, फिर a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t, a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t, फिर उसके बाद एक और बार डेरिवेटिव लिए तो -a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब अपने को क्या करना है? एक टेबल बनाना है। टेबल में सबसे पहले ओमेगा t रहेगा, ये ओमेगा t की वैल्यूज रहेगी 0 आपका, फिर π/2, पाई, 3π/2 और बाद में 2 पाई। ये ओमेगा t की वैल्यूज रहेगी जो इस तरह से है 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड ट्वाइस पाई। फिर उसके बाद अगले इसमें क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और आखिर में एक्सेलरेशन, ये वैल्यूज रहेगी आपकी। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैं फोकस करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, है ना, सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं। ओमेगा टी की वैल्यू तुम 0 डालो, साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है।
तो साइन 0 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय a क्या हो जाएगा 0। यानी जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 रहेगी तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब उसके बाद ओमेगा टी की वैल्यू तुम पाई बाय 2 डालो। पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अब साइन पाई बाय 2 यानी कि साइन 90 डिग्री क्या होता है, बोले साइन 90 तो +1 होता है। साइन 90 का क्या होता है +1। +1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा +a। अब ओमेगा टी की वैल्यू तुम पाई डालो। पाई म्हणजे काय 180 डिग्री। साइन पाई क्या होता है अगेन 0 होता है, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब ओमेगा टी की वैल्यू 3 पाई बाय 2 डालो। 3 पाई बाय 2 साइन 3 पाई बाय 2 क्या होता है आपका -1 है ना। साइन 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्री -1 मल्टीप्लाई बाय a -a। साइन 2 पाई डालो, वापस से क्या हो गया 0। बोले भैया ये तो वापस से 0 हो गया। अच्छा ठीक है चलो मान लिया। अब आगे वेलोसिटी की बात। वेलोसिटी के फॉर्मूले में ओमेगा टी की वैल्यू तुम 0 डालो। cos 0 क्या होता है बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय a ओमेगा प्लस a ओमेगा, तो प्लस a ओमेगा। अब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 डालो। cos पाई बाय 2 क्या होता है 0 मल्टीप्लाई बाय a ओमेगा 0। फिर उसके बाद ओमेगा टी की वैल्यू पाई डालो। cos पाई क्या होता है -1 यानी 180 डिग्री। -1 मल्टीप्लाई बाय a ओमेगा -a ओमेगा। 3 पाई बाय 2 डालो तो वापस से क्या हो जाएगा 0 cos 3 पाई बाय 2 क्योंकि 0 होता है। फिर बाद में 2 पाई डालोगे तो 2 पाई पे यानी cos 0 के बराबर, तो cos 2 पाई 1 होता है, तो 1 इंटू a ओमेगा फिर से a ओमेगा है ना। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन का ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं क्या करूँगा कि ठीक है ओमेगा टी की वैल्यू क्या डालूंगा यहाँ पर फिर से 0 डालूंगा। साइन 0 होता है तो फिर से ये 0 हो जाएगा। अब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 डालो। साइन पाई बाय 2 +1 होता है, +1 मल्टीप्लाई बाय -a ओमेगा स्क्वायर है ना। और उसके बाद साइन पाई म्हणजे का है -1 है ना। साइन पाई का मतलब 0 होता है, सॉरी, तो 0 -a ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा। फिर साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है, -1 इंटू -a ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर। फिर उसके बाद वापस तुम 2 पाई पे आ गए तो साइन 2 पाई क्या हो जाएगा 0 फिर से, तो ये वैल्यू फिर से 0 है ना। जहाँ तक मुझे मालूम है कई लोगों को ये वैल्यूज़ याद नहीं होंगी है ना, कि भाई साइन 0 cos 0, साइन 90 cos 90, साइन 180 cos 180, साइन 270 cos 270 क्या होता। याद है मैंने तुमको सर्कल से याद कर रखने को कहा था। एक सर्कल याद रखो 0 डिग्री का, 90 का, 180 का, 270 का, 360 का। लिखो यहाँ पर 1, 0, 1, 1 सॉरी 0, 1, -1, 0, 0, -1 करके लिखो। CS 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 करके लिखो। अब सारी वैल्यूज तुमको यहाँ मिल जाएगी है ना। देखो सॉरी CS ओके, जैसे कि साइन 0 cos 0 1, साइन 90 1 cos 90 0, साइन 180 0 cos 180 -1, साइन 270 -1 cos 270 0, साइन 360 फिर से 0 और cos 360 यानी कि 1। ये वैल्यूज़ इस तरह से याद रहती हैं। ये सब काम बहुत पहले करने के, जब अपन स्टार्ट करते हैं ना 11वीं, तब ये याद करना समझना ये तब के काम है ना। और अगर अभी कर रहे तो तुम लोग बहुत पीछे चल रहे हो। ये सब बताया 2 बार बताया है ना, बीच में जब रिवीजन बैच स्टार्ट किया उससे पहले भी लिया, मगर नहीं हमको नहीं करना है। बोला मैंने कि भाई 11th की बैच चालू हो रही है उसमें बैठ जाओ है ना, वहाँ पर आपको ये चीज़ें समझा देंगे अपन। नहीं बैठे कई लोग, आप लोग पूरा बेसिक से लिया था मैंने। चलिए अब करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो,
आपको बातें करने की छूट नहीं है अभी। चलना यार, एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी ले रहा हूं मैं, वाई एक्सिस पे यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, यहां वेलोसिटी है और यहां एक्सेलरेशन है। ये इसकी मीन वैल्यूज काफ़ी ऊपर नीचे हो गए, ये मीन वैल्यूज, ठीक है। अब देखो इधर आओ, ठीक है, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, तो यही हो गया था ये वाइस पाई, पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 वाइस पाई, पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 अगेन ट्वाइस पाई। हमको ये वैल्यूज चाहिए, टेबल बनाए जिसके अपन। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0। कब? जब एंगल क्या था, 0 था। जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू क्या थी, 0। तो ठीक है, 0 पर 0। जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 थी, तब x की वैल्यू क्या थी, +a। हाँ, +a बोले तो ये आएगा एक्सट्रीम वैल्यूज, +a और ये -a। पाई बाय 2 पे कितना है, +a। फिर जब पाई था तो वापस x की वैल्यू क्या थी, 0। 3 पाई बाय 2 पे -a और 2 पाई पे वापस से 0। अब इसे ज्वाइन कर दो, देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब आई वेलोसिटी। वेलोसिटी की एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है, +a ओमेगा -a ओमेगा। तो +a ओमेगा -a ओमेगा, ठीक है। ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो, ओमेगा टी की वैल्यू 0 डाले तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, तो बोले +a ओमेगा है, सॉरी यहाँ पर आएगा ये पे। जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 था, देखो ओमेगा टी की वैल्यू 0, तो v की वैल्यू क्या थी, +a ओमेगा। तो मैंने ये वाला मार्क कर दिया। जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 है, जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो v की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो भैया देखो v की वैल्यू आ गई 0। जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई है, v की वैल्यू क्या आ रही है, -a ओमेगा। तो बोले पाई पर कितना है, -a ओमेगा। जब ओमेगा टी की वैल्यू 3 पाई बाय 2 है, तो v की वैल्यू क्या है, 0 है। जब ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई है, तब v की वैल्यू क्या है, तो बोले +a ओमेगा, +a ओमेगा। अब अगर इन तीनों पॉइंट्स को, सभी पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं, तो देखो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये वाला देखो एक्सेलरेशन का, है ना। जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 है, तब एक्सेलरेशन क्या है, -a ओमेगा स्क्वायर। तो +a ओमेगा स्क्वायर और -a ओमेगा स्क्वायर।
तो पाई बाय 2 पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई है तब एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। जब ओमेगा टी की वैल्यू 3 पाई बाय 2 है तब एक्सेलरेशन कितना है, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। और जब ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई है तब एक्सेलरेशन कितना है, 0 अगेन। तो अब इसको जोड़ो, जोड़ने पे ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो देखो इस तरह से ग्राफ आते हैं और डायरेक्टली आपको ग्राफ पूछेगा, डायरेक्टली कि भैया वेलोसिटी का ग्राफ क्या रहेगा, एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या रहेगा व्हेन पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर एसेंशियल, है ना। डायरेक्ट पूछेगा ये, और उसमें ऐसे ही रहता है, लेकिन डायरेक्ट ऐसा बोलेगा। ये को इसको बोलते हैं साइन कर्व, याद रखना, इसे साइन कर्व कहते हैं। इसे कहते हैं माइनस साइन कर्व, निगेटिव साइन कर्व, है ना। ये रहता है ऐसा कॉस कर्व, प्लस कॉस कर्व, और ये रहता है ऐसा माइनस कॉस कर्व, माइनस कोसाइन, है ना। तो वैसे तो इसको देखकर ही पता चल गया था, जब ये प्लस ए साइन ओमेगा टी आया तो डायरेक्ट पता चल गया कि साइन कर्व रहेगा। जब आपका ये प्लस कॉस ओमेगा टी आया तो डायरेक्ट पता चल गया ये कॉस कर्व रहेगा, है ना। जब आपका माइनस ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी आया, इसको छोड़ो, बस माइनस साइन ओमेगा टी, तो देखो माइनस साइन, है ना। इसीलिए इस तरह के वेव को, ये साइन से आया ना, ये इस तरह के वेव को साइनोसॉइडल वेव कहते हैं, साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल वेव, है ना, साइनोसॉइडल वेव कहा जाता है। ये अल्टरनेटिंग करंट में इससे रिलेटेड आएगा पूरा आपको। अल्टरनेटिंग करंट में आप इस तरह की वेव बनते हुए देखेंगे और उसको साइनोसॉइडल वेव या साइन वेव शॉर्ट में कहा जाता है। चलो लिख लो, ये बना लो। हो सकता है तुम्हारे को एग्जाम में पूछेगा ये ग्राफ, बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि बनाओ ये। अभी बनाना सीख लो बेटा। अमजद ब्लैकिंग। When oscillation starts from extreme position, पहले मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ, तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, 90 डिग्री, या जिसको आप लिख सकते पाई बाय 2 रेडियन। तो अब इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर ऑसिलेशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर ऑसिलेशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए कॉस ओमेगा टी, अरे ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और वो क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी। अरे लिखा हुआ है ना, देखो ना, अभी रिवीजन में तो लिया था, क्या मठ है रे तुम लोग, बहुत ही मठ है। x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। और अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, है ना, कॉस का क्या होता, माइनस साइन, तो माइनस साइन तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा बाहर आता है। अगेन डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट करो,
तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। इस तरह की इक्वेशन बनेगी। हाँ, एक चीज़ यहाँ बताना रहेगी, देखो यहाँ एक वेव कंप्लीट हुई ना, इसका टाइम पीरियड होगा कैपिटल टी, और ये हो गया उसका आधा t/2, और ये हो जाएगा t/4, और ये हो जाएगा 3t/4। फिर से अपने को फिर वैसे ही टेबल बनाना है। बनाओ टेबल एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, सॉल्व करके बताओ तुम लोग मुझको ये। ओमेगा टी एक्स वी ए 0 पे, π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे, और आखिर में 2π पे। चलो मुझे ये बना के दिखाओ, टेबल बनाओ, फिर उसके ग्राफ बनाओ। चलो गो फॉर इट। अगर जिसके पास दिमाग है अभी बताया तो वो फटाफट अभी ये सब बिना टेबल बनाए बता सकता मुझको, ये ग्राफ कैसा बनेगा, रफ में बता सकता मुझे वो। कोई अगर बता सकता है अभी रफ में तो वो भी चलेगा। क्या पहला ऐसा मत बोलो, लिखाओ, रफ बनाओ और बताओ हवा में क्या समझ में आ रहा। बनाया क्या आपने, बनाया क्या, बनाया किसी ने, बताओ। पहला कौन सा, पहला कॉस कर्व है ना, सही है। दूसरा माइनस साइन कर्व, बराबर। तीसरा माइनस कॉस कर्व, सही है। और कोई बनाया क्या?
ओके। ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो, ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो, तो cos 0 क्या होता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय ए यानी कि प्लस ए। ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 डालो, cos पाई बाय 2 0, तो पूरा 0, cos पाई -1 तो माइनस ए, cos 3 पाई बाय 2 0 और cos 2 पाई 1 वापस से ए। v की वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो, पूरा का पूरा हो जाएगा 0। ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 डालो, साइन पाई बाय 2 यानी साइन 91 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस ए ओमेगा, फिर साइन पाई वंस अगेन 0, कॉस सॉरी साइन 3 पाई बाय 2 -1 तो -1 इंटू माइनस ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा, साइन ऑफ 2 पाई 0। एक्सेलरेशन, ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो, cos 0 1 होता है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 डालो, cos पाई बाय 2 0 होता है, तो माइनस पूरा 0 हो जाएगा। cos पाई -1 होता है, तो ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 पाई बाय 2 पे वापस से 0, cos 2 पाई बाय 1 तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यूज़ आ गई। अब प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x की प्लॉटिंग, 0 पे प्लस ए, पाई बाय 2 पे 0, पाई पे माइनस ए, 3 पाई बाय 2 पे 0 और 2 पाई पे प्लस ए। जोड़ोगे इनको तो ये जोड़ने पे कुछ ऐसा ग्राफ बनेंगे। अब आई बारी वेलोसिटी की, 0 पे 0, पाई बाय 2 पे माइनस ए ओमेगा, बराबर है ना, पाई पे हो गया, पाई बाय 2 पे माइनस ए ओमेगा, पाई पे 0, 3 पाई बाय 2 पे प्लस ए ओमेगा और इस पर वापस से 0। इनको जोड़ने पे देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। फिर उसकी बारी आई इसकी 2 पाई, देखो सॉरी एक्सेलरेशन, माय मिस्टेक, एक्सेलरेशन 0 पर कितना है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, पाई बाय 2 पे कितना है 0 है, पाई पे कितना है प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। फिर उसके बाद 3 पाई बाय 2 पे कितना है वंस अगेन 0, 2 पाई पे कितना है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर वंस अगेन। आगे ग्राफ ऐसा है ना। अरे इतना नहीं रहे बाबा याद रखते, तुम डायरेक्ट सिंपली इतना याद रखते, प्लस साइन का ग्राफ कैसा रहता ऐसा, प्लस कॉस का ग्राफ कैसा रहता ऐसा, माइनस साइन का ग्राफ कैसा रहेगा नीचे से स्टार्ट होगा ऐसा, सॉरी ऐसा, माइनस कॉस का ग्राफ कैसा रहता आपका ऐसा। ये चीज़ें याद रखो, इजी जाएगा, लिख लो। ये प्लस साइन का ग्राफ है, कॉस प्लस कॉस माइनस साइन, और ये माइनस साइन, माइनस कॉस का है, माइनस कॉस ये है, ये प्लस कॉस, ये माइनस कॉस। ठीक है।